बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपकी नॉलेज में है कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग का सिलेबस था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आप जब यहाँ फ़िज़िकल क्लासेस के लिए आ रहे थे तो उस वक्त हमने उस सिलेबस को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया था, और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से हमने मज़ीद इस बात को समझने की कोशिश करी कि और मज़ीद किस तरीक़ेकार से आपकी तैयारी की जा सकती है। तो उस तैयारी के हवाले से जो MCQs हैं नए मॉडल पेपर में, चूँकि अब जो भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है या जो अब मज़ीद इम्तहान की तैयारी के लिए जो एक अहमियत है वो MCQs की अब सामने आ गई है। नए मॉडल पेपर में भी जो MCQs हैं वो वेटेज में ज़्यादा हैं। 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में से 50 नंबर MCQs के हैं, और 50 नंबर जो MCQs के हैं उन 50 नंबर्स में से दरअसल जो MCQs की तादाद है वो 50 नहीं है, वो है 25। इसका मतलब 2 नंबर का एक MCQ होगा। और ये बात हम सब जानते हैं, अब से पहले भी हमने जो MCQs को दरअसल स्टडी किया, जो पिछले पेपर्स में भी आपने देखे अपने पास्ट पेपर्स में, तो 1 नंबर का एक MCQ आमतौर पर हुआ करता था। उसके अलावा फिर C सेक्शन और B सेक्शन होते थे। मगर यहाँ पर पेपर का 50% वेटेज जो है वो MCQs पर जा चुका है। हमें इस बात की अहमियत को समझना है, और यहाँ पर हम आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन करवाएंगे, और उसके साथ साथ आपको भी घर पे बैठकर इन MCQs को तैयार करना है। लाजमी बात है कि चूँकि क्लास है, टाइम लिमिटेड है, महदूद है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज महदूद हैं। आपको ये काम घर पे बैठकर ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। बुक आपके पास मौजूद है, उस बुक को फॉलो करना है आपने, और फॉलो करते हुए जो समझ में ना आए वो आपने हमसे रब्ता करना है। इंशाल्लाह ये MCQs बेस्ड क्लासेस हैं, MCQs बेस्ड लर्निंग सिस्टम है, जिसको हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, और आपसे इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप इस सिलसिले में हमारा साथ देंगे। आपने MCQs को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। सवाल में तो आपके पास चांस होता है कि अगर 10 नंबर का सवाल है और उसमें आपने कुछ गलती कर दी है, तो जहाँ जहाँ इम्पैक्ट आएगा गलती का वहाँ नंबर कटते हैं। अगर आपने सवाल को सही किया हुआ है तो मेथड के नंबर, आंसर के नंबर, मुख्तलिफ चीज़ों के नंबर होते हैं डिवाइड करके, तो वो नंबर उस मुनासबत से आपको मिलते रहते हैं। मगर MCQs में बहुत अजीब मामला है। अगर ज़रा सा भी ऑप्शन पे आपने गलत लगा दिया, पूरा MCQs का नंबर जाएंगे, और अगर सही हो गया तो नंबर मिल भी जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से, तवज्जो के साथ हमने इस बात को समझना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो किताब आपको रेफ़र की गई हो आप उसी को फॉलो करें। आप उसके अलावा अगर कोई किताब है, कोई और MCQs कहीं और से मौजूद हैं, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप यकीनन आप हमसे रब्ता करें इस सिलसिले में, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अब जो ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस का फ़ेज़ है, इस फेज़ में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको MCQs बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जाए, ताकि MCQs को आप अच्छे तरीके से समझ सकें, अटेम्प्ट करने का तरीक़ा आपको आ सके। MCQs को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है उस तरीक़ेकार को भी आप सीख सकें। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम ये तमाम चीज़ों को सीखेंगे और आपको बताएंगे कुछ की पॉइंट्स वक्त के साथ साथ। आइए चलें हम शुरू करते हैं। ये हमारे MCQs हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब है दरअसल इसके अंदर जो वो हमारे पास इनिशियल जो चीज़ें आती हैं, जो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हैं, बहुत सारी हम वहाँ पर इंशाल्लाह इन MCQs के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, वो हमारा दरअसल MCQs का क्वेश्चन है, और जो ब्लू कलर से है दरअसल वो उनके ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पर बोर्ड में वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। चूँकि जगह हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए मैं स्पेस नहीं दे सका यहाँ पर, ताकि इस बात को हम वाज़ेह कर सकें। लेकिन बहरहाल फिर भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट? क्या मतलब? इनमें से कौन सा एसेट नहीं है?
इस बात का ये मतलब है कि ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है कि जो एसेट नहीं है इनमें से। अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है हमारा, तमाम के तमाम रिसीवेबल एसेट्स होते हैं, ये आप समझ चुके हैं इस बात को। नोट्स रिसीवेबल डेफिनेटली एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस डेफिनेटली प्रीपेड लगा हुआ है ना, वो अखराजात जो एडवांस में आप अदा कर देते हैं। जब प्रीपे कर दी एक चीज़, यानी आज आपने प्रीपे कर दिया, वक्त के साथ वो एक्सपायर होना शुरू होगा, तो मतलब पहले से दे दिया आपने उस खर्चे के पैसे, तो वो प्रीपेड है आपका, वो एसेट है आपका। और है अकाउंट्स पेएबल, डेफिनेटली ये अकाउंट्स पेएबल वो ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन है कि जो इसमें एसेट नहीं है। इसका मतलब इस वाले एमसीक्यू में हमारा ऑप्शन जो है वो डी है, राइट। हमने एमसीक्यू को इसी तरह से समझना है, समझकर तमाम ऑप्शंस को देखना है बहुत तहम्मुल के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, मगर ये तवज्जो इतनी ज़्यादा ना हो कि वक्त आपका ज़ाया हो सके। एक स्टैंडर्ड के मुताबिक चाहे किसी भी लेवल का एमसीक्यू हो, एक एमसीक्यू के लिए स्टैंडर्ड 1 मिनट होता है। एक एमसीक्यू के लिए स्टैंडर्ड 1 मिनट का होता है। तो उस 1 मिनट में आपने उस एमसीक्यू को समझना भी है और टिक भी करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a long term liability? Which of the following is a long term liability? Long term liability क्या होती है? जिसकी अदायगी की मुद्दत 1 साल से जायद हो, यानी आप वो लायबिलिटी होती है ये जिसको आप 1 साल से जायद अरसे में अदा करें। जरा देख लेते हैं। सैलरीज पेएबल, सैलरीज हर महीने ही अदा होती है। रेंट पेएबल हर महीने अदा होता है। बॉन्ड्स पेएबल, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। बॉन्ड्स पेएबल डेफिनेटली इसका बेस्ट ऑप्शन है। बॉन्ड क्या होते हैं कि जिनकी अदायगी की मुद्दत आमतौर पर 1 साल से जायद होती है, तो इसका मतलब ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। इन अकाउंटिंग टर्म परचेज मीन्स, अकाउंटिंग में परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब अकाउंटिंग में क्या होता है? सबसे पहले कहते हैं ऑल आइटम परचेज ऑन अकाउंट, यानी सारे आइटम खरीदे आपने उधार पर। एक ये बात है, ऑन अकाउंट उधार को कहते हैं। दूसरा कहते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, माल खरीदा कैश पर, यानी पहले माल खरीदा उधार पर, फिर माल खरीदा कैश पर। तीसरा कहते हैं गुड्स परचेज फॉर रीसेल, माल खरीदा बेचने के लिए। और उसके बाद गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, माल खरीदा उधार पर। अच्छा, अजीब बात है, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब परचेज का मतलब क्या होता है? हम माल परचेज करते हैं बिजनेस में, क्यों? उसकी वजह यह होती है कि हम उस माल को बेचकर अर्निंग कर सकें। माल बिकेगा कब? जब खरीदा हुआ होगा, और उस खरीदे हुए माल को बोला जाता है परचेज। इसका मतलब क्या हुआ? जो माल आप खरीद रहे हैं बेचने के गर्ज से, तो विच मीन्स सेलिंग पर्पज से खरीद रहे हैं आप, तो ऑप्शन रीसेल आ गया, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें दुरुस्त है। तो परचेज का क्या मतलब होता है कि गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, राइट। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका मतलब एक सही होगा, बाकी सब गलत होंगे, राइट। कहते हैं अलाउंस ऑफ बैड डेट्स इन एक्सपेंस अकाउंट। क्या अलाउंस ऑफ बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट है? हरगिज भी नहीं, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ठीक है। कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है? जो अपने रिलेटेड एसेट की वैल्यू को कम करता है। बैड डेट एक्सपेंस या अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का ताल्लुक किसके साथ होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये एक्सपेंस अकाउंट नहीं होता। बिल्डिंग इज ए करंट एसेट,
बिल्डिंग करंट एसेट है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्डिंग नॉन करंट एसेट है आपका। इसी तरह नंबर 3 बोलते हैं गुड्स परचेज फॉर बिजनेस आर कॉल्ड परचेजेस। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो माल खरीदा जाता है बिजनेस में, उस परचेज किसे बोलते हैं? जो रीसेल पर्पज से खरीदे। मगर वो कहते हैं गुड्स परचेज फॉर द बिजनेस आर कॉल्ड परचेजेस, तो ये भी गलत है। अनअर्न्ड इनकम इज ए लायबिलिटी। अनअर्न्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे जेब में है, काम नहीं किया अभी आपने, यानी एडवांस रिसीव कर लिया। एडवांस रिसीव कर लिया, जब आपने एडवांस रिसीव कर लिया तो जाहिरन तो पैसे आ गए, मगर हकीकत में वो पैसे आपके नहीं हैं। जब वो दो सूरतों में आपकी इनकम बन सकती है। नंबर 1, या तो वो काम मुकम्मल हो जाए जिस पर्पज से आए हैं। नंबर 2, या फिर उसका टेन्योर मुकम्मल हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कूल या कॉलेज का ओनर हूं, मेरे पास जो बच्चों की फीस आ रही है मैं एडवांस ले रहा हूं उनसे, तो इसका मतलब वो अनअर्न्ड है मेरे लिए। जब वो टेन्योर यानी पूरा महीना मुकम्मल होगा, वो खुद ब खुद मेरी इनकम बन जाएगी। और दूसरी एग्जाम्पल क्या है? जो ब्रोकर्स होते हैं जो सेल परचेज करते हैं घरों की, आपने उस ब्रोकर यानी मैं बहैसियत ब्रोकर के किसी से मैंने एडवांस पेमेंट ले ली कि मैं आपका ये काम कर दूंगा। अब वो पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, अब उसमें टेन्योर नहीं आएगा। जब मैं उस काम का मुकम्मल करूंगा, यानी जिस पार्टी के लिए घर मैंने खरीदना है मैंने उनको घर खरीदवा कर दे दिया, तो वो मेरे लिए अर्निंग बन जाएगी। उससे पहले मेरी अर्निंग नहीं है वो। तो इसका मतलब जो अर्निंग नहीं है वो क्या है? अनअर्न्ड। अनअर्न्ड बाय नेचर लायबिलिटी होती है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं मजीद। नंबर 5, क्रेडिटर मीन्स। क्रेडिटर कौन होते हैं? हु हैज टू पे द अमाउंट, वो जो अमाउंट पे करें। हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, या वो लोग कि जो माल उधार खरीदते हों। हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, या वो जो माल उधार पर बेचते हो। और इसी तरह ओनर ऑफ द बिजनेस। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। जो माल उधार पर बेचते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ विल इंक्रीज बाय, यानी इस बात का यह मतलब है कि जो नीचे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन के मुताबिक कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें एसेट और लायबिलिटी दोनों बढ़ेंगे, दोनों इंक्रीज होंगे। नंबर 1, अगर ड्राइंग ऑफ द ओनर, जब ओनर ड्राइंग करता है तो एंट्री क्या बनाते हैं? ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। तो एक तरफ तो ड्राइंग है, दूसरा कैश है, तो कैश कम हो रहा है और लाजमन यहाँ पे तो इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, माल खरीदा उधार पर, सॉरी फर्नीचर खरीदा उधार पर, तो फर्नीचर डेबिट हो गया। और ऑन अकाउंट की बात कर रहे हैं, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो गया। पेमेंट टू सप्लायर, जब सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो अकाउंट पेबल डेबिट करते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं, तो एक कम एक ज़्यादा, ये भी नहीं। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश, परचेज कर लिया और कैश चला गया, ये भी नहीं, एक कम हो रहा है। जरा बी ऑप्शन को देखिए, फर्नीचर खरीदा उधार पर, फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर भी बढ़ गया, उधार खरीदा तो उधार भी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है? दोनों चीजें बढ़ रही हैं आपके पास, लायबिलिटी भी और एसेट भी। इसका मतलब इसका बेस्ट ऑप्शन आपका बी है, राइट। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर इनटू बिजनेस इज क्रेडिटेड टू। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो ओनर की होती है, इन्वेस्टमेंट जो ओनर की बिजनेस में होती है उसे क्या कहा जाता है? और दूसरा वो क्रेडिट किस में होती है? इन्वेस्टमेंट का मतलब दरअसल आपके उस अमाउंट से ताल्लुक है
कि जो स्टार्टिंग में आपने बिजनेस में लगाया, इसका मतलब क्या है कि वो ड्राइंग है और ड्राइंग के साथ साथ आप वो कैपिटल है और कैपिटल के साथ साथ आप वहां पर कहीं कैश इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये दरअसल जो क्रेडिट होती है वो होती है कैपिटल के अंदर, ठीक है। यानी ओनर जो बिजनेस का है वो इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो क्रेडिट होगी कैपिटल में, बिजनेस की जो भी इन्वेस्टमेंट है। आगे चलते हैं। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो अ जर्नल एंट्री इज, हर जर्नल एंट्री के नीचे एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई होती है। उस एक्सप्लेनेशन को क्या कहा जाता है? पोस्ट रेफरेंस, बैलेंसिंग, नरेशन, नन का मतलब कुछ भी नहीं इनमें से, तो उसको यकीनन बोला जाता है नरेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड, अकाउंटिंग जो है वो आमतौर पर कहा जाता है किसको? या तो लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन है, लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ रूटीन लाइफ। लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग बेसिकली बिलोंग करती है बिजनेस के साथ। आगे चलते हैं। अ जर्नल एंट्री रिक्वायर मोर देन 2 अकाउंट्स, एक ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट पर रिक्वायर हो, यानी 2 डेबिट हो 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट हो 1 डेबिट, यह मतलब है। वो क्या कहलाती है? सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कंपाउंड एंट्री या नन का मतलब इनमें से कोई भी नहीं, तो डेफिनेटली वो कहलाती है हमारे पास कंपाउंड एंट्री। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज की इस वीडियो में 10 MCQs मौजूद थे। उन 10 MCQs पे हमने बात करी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले MCQs के साथ आएंगे और इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप MCQs को रिवाइज भी करेंगे, अपने पास समझेंगे और इनसे रिलेटेड जो आपकी बुक में MCQs मौजूद हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।